Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Western political thinker J.S. Mill's theory of liberty. J.S. Mill के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक J.S. मिल का स्वतंत्रता का सिद्धांत। J.S. मिल का जो ये स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत है, ये राजनीतिक चिंतन को उसकी एक महत्वपूर्ण देन माना जाता है। मिल के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ ऑन लिबर्टी उसके स्वतंत्रता विषय विचारों का विस्तृत लिखा है। मिल ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। इस पुस्तक में उसने स्वतंत्रता के स्वरूप के बारे में और उसके महत्व पर व्यापक रूप में चर्चा की। यह पुस्तक सभी तरह से निरंकुशवाद के विरुद्ध एक मुखर आवाज है। इसीलिए इस पुस्तक को एक सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है और मिल को एक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक चिंतक माना जाता है। पॉलिटिकल थिंकर। स्वतंत्रता की परिभाषा। मिल ने अपने स्वतंत्रता सिद्धांत में इसको दो प्रकार से परिभाषित किया है। पहली परिभाषा के अनुसार मिल कहता है कि व्यक्ति अपने मन और शरीर का अकेला स्वामी होता है, अर्थात व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुता है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मिल ने कहा है कि अपने आप पर और अपने कार्यों पर तथा अपने विचारों पर व्यक्ति अपना स्वयं संप्रभु है। दूसरी परिभाषा के अनुसार मिल कहता है कि व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता जिनसे दूसरों के हित को हानि पहुंचती। मिल का ये कहना है कि व्यक्ति को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता है जिसको वह करना चाहता है, लेकिन वह नदी में डूबने की स्वतंत्रता नहीं रख सकता। इस प्रकार मिल का स्वतंत्रता से तात्पर्य करने योग्य कार्यों से है और न करने योग्य कार्यों पर रोक से। अब मिल ने स्वतंत्रता के कुछ प्रकार भी बताए हैं। मिल ने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा बताया है कार्यों की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मिल का मानना है कि व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का संपूर्ण विकास हो सके। समाज में परिवर्तन का आधार स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही होते हैं। इनके अभाव में समाज की प्रगति रुक जाती है। मिल का कहना है कि यदि स्वतंत्र विचार उत्पन्न ना हो तो समाज जल्दी ही अपरिवर्तनशील और रूढ़िवादी हो जाता है। उसके अनुसार किसी व्यक्ति के विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार न तो समाज को है और ना ही किसी व्यक्ति को है। ऐसे प्रतिबंध व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही अहितकर होते हैं। मिल ने इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। पहला तर्क देते हैं मिल, सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। मिल का ये कहना है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक प्रगति के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक समाज की कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं और उनका एकमात्र आधार होता है समाज का विश्वास। व्यक्ति को ऐसे विश्वास पर आधारित परंपराओं और इन धारणाओं के प्रति उन्मुक्त विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि उसे स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा तो नई विचारधारा का प्रचार नहीं होगा। ऐसा न होना समाज के लिए घातक होगा। इसलिए यदि सामाजिक प्रगति की इच्छा रखनी ही है तो सत्य को पुष्ट करने के लिए विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए। उसका दमन समाज की प्रगति को रोकता है। दूसरा तर्क देते हैं सत्य के दमन का भर्म। विचारों की स्वतंत्रता ना देने का एक दुष्परिणाम होगा सत्य का दमन करना। इसका अर्थ है कि समाज की उपयोगिता का दमन करना। जब हम कानूनी दंड विधान के द्वारा या सार्वजनिक निंदा के द्वारा किसी के विचार को दबाते हैं तो ये संभव है कि हम सत्य का दमन कर रहे हैं। इसलिए सत्य को स्थापित करने वाले व्यक्तियों के विचारों के प्रयत्नों को महत्व न देना समाज की प्रगति को रोकता है। इसलिए इन सत्य विचारों को पूरा महत्व देना चाहिए। तीसरा तर्क है परस्पर विरोधी विचारों की अभिव्यक्ति। सत्य को समुचित रूप में स्पष्ट करने के लिए विचार की स्वाधीनता जरूरी। वाद विवाद से सत्य का स्वरूप निखरता है। यह स्वाभाविक है कि एक ही समय में एक ही विषय पर अनेक मत होते हैं जो परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। विरोधी विचारों का उत्तर देने के लिए इसे तर्क पर कसना आवश्यक हो जाता है।
इसे सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। मेल का ये विश्वास है कि वही विचार सत्य का रूप धारण करता है जो तर्क रूपी संघर्ष में विजय प्राप्त करता है। इसे राज्य को विचार और भाषण की स्वतंत्रता देनी चाहिए। चौथा तर्क देते हैं कि सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। मेल का ये मानना है कि सत्य जो है वो किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है। सत्य का रूप विराट है और उसके अनेक पहलू हैं। सत्य के वास्तविक रूप को समझने के लिए उसे जितने अधिक दृष्टिकोणों से देखने की व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, हम उतना ही सत्य को अधिक अच्छे रूप में समझने के समर्थ होंगे। ये विभिन्न दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं और इनको समझने के लिए व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। पांचवा तर्क देते हैं विचारों की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध है वो हानिकारक होता है। मेल का ये मानना है कि सत्य की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है। विचारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध से न केवल इस खोज में विघ्न पड़ता है बल्कि इस पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। इससे व्यक्ति का बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक विकास का मार्ग भी रुक जाता है। विचारों की स्वतंत्रता से समाज की प्रगति और व्यक्ति के नैतिक चरित्र का विकास होता है। इसलिए विचारों की स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही लाभदायक है। दूसरी स्वतंत्रता मेल ने बताई थी कार्यों की स्वतंत्रता। मेल का ये कहना है विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए। स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन की तुलना ऐसे पक्षी से की जा सकती है जो उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके पर उतर दिए गए हैं। मेल का ये मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब व्यक्ति को कार्यों की स्वतंत्रता दी जाए। कार्यों की स्वतंत्रता के संदर्भ में मेल ने कार्यों को दो भागों में बांटा है, स्व-विषयक कार्य और पर-विषयक कार्य। स्व-विषयक कार्य मेल ने उन्हें माना है ऐसे कार्य जिनका प्रभाव करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, यानी जो व्यक्ति काम कर रहा है उसी पर प्रभाव पड़ता है, वो स्व-विषयक कार्य होते हैं। इसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना सब विषयक कार्य हैं। शराब पीना और जुआ खेलना भी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा पर-विषयक कार्य, जो कार्य दूसरे व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डालते हैं वो पर-विषयक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इन्हें सामाजिक कार्य भी कहा जाता है, जैसे चोरी करना, शोर मचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शांति भंग करना। ऐसे कार्य हैं जो पर-विषयक कार्यों की श्रेणी में आते हैं। मेल का कहना है कि स्व-विषयक कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसमें राज्य का हस्तक्षेप ठीक नहीं है, लेकिन यदि इसके कार्यों से समाज को हानि पहुंचती है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कार्यों की स्वतंत्रता के पक्ष में भी मेल ने कई तर्क दिए हैं। पहला तर्क ये देते हैं मेल कि व्यक्तिगत अनुभव द्वारा चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के विकास की बात। मेल ने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा चरित्र निर्माण की और व्यक्तित्व के विकास की बात स्वीकारी है। उसने एक शराबी का उदाहरण देकर ये स्पष्ट किया है कि एक शराबी शराब पीना दो तरीकों से छोड़ सकता है। पहला, यदि सरकार शराबबंदी कानून बनाकर लागू कर दे, और दूसरा, वो खुद ही समझ जाए कि इससे उसका और ना उसके परिवार का हित होगा। इससे उसका भी अहित हो रहा है और उसके परिवार का भी अहित हो रहा है। इनमें से इसका अनुभव पर आधारित शराब छोड़ने का निर्णय ज़्यादा उत्कृष्ट है। जब उसे खुद ही समझ आ जाए कि उसे शराब छोड़ देनी चाहिए तो ऐसा निर्णय अधिक अच्छा है। जब व्यक्ति आत्म संघर्ष द्वारा बुराई का त्याग करता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए व्यक्ति को अन्य नागरिकों को हानि न पहुंचाने वाले कार्यों को करने की अधिक से अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा तर्क यह है सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं से मुक्त करने का समर्थन। मेल ने मनुष्य को सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं से मुक्त करने का समर्थन इसलिए किया है कि वे सामाजिक विकास में बाधा डालते हैं। इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए राज्य के द्वारा व्यक्ति को कार्यों की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तीसरा तर्क है नवीनता और आविष्कार। व्यक्तियों को पूरी स्वतंत्रता देने का एक प्रबल तर्क है नवीनता और आविष्कार। मेल का कहना है कि जनता प्राय लकीर की फकीर होती है। समाज का विकास करना नवीन आविष्कारों के कारण होता है। इसलिए व्यक्तियों को नवीन परीक्षण करने की पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। समाज की उन्नति स्वतंत्रतापूर्वक वातावरण में ही संभव है। तो ये मेल ने कार्यों की स्वतंत्रता के पक्ष में कुछ तर्क दिए थे। अब ये मेल की स्वतंत्रता संबंधी जो सिद्धांत है उसकी कई आलोचकों ने आलोचनाएं भी की हैं। सबसे पहली आलोचना की गई है कि इस सिद्धांत में समानता का अभाव है। मेल ने केवल स्वतंत्रता पर जोर दिया लेकिन समानता की उपेक्षा कर दी। स्वतंत्रता की सार्थक के लिए समानता जरूरी है, इसके अभाव में स्वतंत्रता को स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। दूसरी आलोचना की गई कि यह दृष्टिकोण सीमित है।
मिल ने पिछड़े वर्गों, बच्चों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता की परिधि से बाहर रखा। ऐसा करने से इनका विकास का मार्ग रुक जाएगा और समाज की आम धारा से ये लोग कट जाएंगे। तीसरी आलोचना की गई है, व्यक्ति अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णायक है। मिल की यह मान्यता है कि व्यक्ति अपने हित का स्वयं निर्णायक होता है, लेकिन आधुनिक जटिल आर्थिक समाज में एक सामान्य व्यक्ति अपने हितों को सही रूप में नहीं समझ सकता। इसके लिए उसे दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। चौथी आलोचना की गई अवैज्ञानिकता। मिल ने कहा है कि व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी होता है। इस धारणा को वैज्ञानिक आधार पर सही सिद्ध नहीं किया जा सकता। सही तो यह होगा कि व्यक्ति स्वार्थी और अज्ञानी होता है, ये अपना स्वामी ना होकर प्रकृति का ही दास होता है। पांचवी आलोचना की गई है, अल्पमत को बहुमत से ज्यादा महत्व। मिल ने बहुमत की निरंकुशता की तुलना में अल्पमत को ज्यादा महत्व दिया है। उसने बहुमत को गलत धारणाओं के आधार पर स्वेच्छाचारी मानने की भूल की। लेकिन बहुमत सदा आताई नहीं होता। आधुनिक युग में बहुमत का शासन ही सर्वश्रेष्ठ है। छठी आलोचना की गई, खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता। बार्कर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा है। उसके पास अधिकारों के संबंध में कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था। मिल ने बंधनों के अभाव को ही स्वतंत्रता का नाम दिया है। दूसरी तरफ वह राज्य के हस्तक्षेप का भी समर्थन करता है, तो इस प्रकार उसकी जो स्वतंत्रता है वो खोखली है और इस तरह से नकारात्मक है। सातवीं आलोचना की गई, विरोधाभास। मिल एक तरफ तो ये कहता है कि व्यक्ति अपने शरीर और विचार का एकमात्र स्वामी है और इसलिए उसे किसी भी मनचाहे कार्य को करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सामाजिक नियंत्रण का भी पक्ष लेता है। इससे उसके पहले विचार का विरोध होता है, इसलिए उसका यह सिद्धांत विरोधाभासी है। आठवीं आलोचना की गई, वाद विवाद की पवित्रता। मिल का मानना है कि सत्य की खोज के लिए वाद विवाद होना जरूरी है, लेकिन सच तो यह है कि वाद विवाद में भाग लेने वाला हर एक व्यक्ति स्वार्थवश ऐसा करता है, अपने स्वार्थ के लिए वो ऐसा करता है। प्रत्येक संगठन और राजनीतिक दल, समाचार पत्र, श्रमिक संगठन आदि वाद विवाद के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करते हैं, न कि सत्य की खोज। वाद विवाद इसलिए किया जाता है कि सत्य की खोज हो सके, लेकिन वाद विवाद जो करते हैं वो केवल अपने हितों की रक्षा करते हैं। सत्य की खोज वाद विवाद के द्वारा नहीं बल्कि चिंतन के द्वारा की जा सकती है। इन आलोचनाओं के बाद भी मिल ने जो स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं उनका आज के टाइम में बहुत महत्व है। तो आज की क्लास में हमने J.S. मिल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया कि मिल ने स्वतंत्रता के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है। 2 भागों में, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्यों की स्वतंत्रता। और इन दोनों स्वतंत्रताओं के पक्ष में भी मिल ने तर्क दिए हैं, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और लास्ट में मिल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत की जो आलोचनाएं की गई हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।